नमस्कार, डीडी न्यूज पर हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्ट एट 10 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। रिपोर्ट एट 10 यानी रात 10 बजे और दिन की 10 बड़ी खबरें। रिपोर्ट एट 10 में बात होगी दिन भर की बड़ी खबर की, साथ ही होगी खबर की पड़ताल भी। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता बताएंगे कि क्या है इन खबरों के मायने और क्या है इन खबरों का असर। तो आइए शुरुआत करते हैं रिपोर्ट एट 10 की और बात दिन भर की टॉप 10 खबरों की। रिपोर्ट एट 10 में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और आपको बता दें कि अभिषेक के डायमंड हार्बर मॉडल पर मतदाताओं का दर्द दिखाई दिया है। इसके अलावा कल बंगाल का जजमेंट डे है। 77 केंद्रों पर महागिनती होगी, बताएंगे परिणाम आपको। इसके बाद कौन बनेगा तमिलनाडु का नया थलाइवा, यह भी आपको रिपोर्ट एट 10 में बताएंगे। और असम का महाफैसला, 126 सीटों पर मतगणना कल होगी, इसकी जानकारी भी हमारे संवाददाता देंगे। साथ ही एसी विस्फोट से मची चीख पुकार, मासूम समेत 9 जिंदा जले हैं, बताएंगे इस खबर के मायने भी। और दिल्ली में सम्राट की मुलाकातों का दौर, निशांत की सद्भाव यात्रा, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है, वो क्या ऐलान है ये आपको रिपोर्ट एट 10 में बताएंगे। और ट्रंप ने ईरान के 14 पॉइंट वाला जो प्लान है उसे नाकाफी बताया है। हमारे संवाददाता इसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही नेपाल में 1500 से ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियां रद्द हुई हैं, ऐसा क्यों हुआ है यह भी आपको बताएंगे। और नोएडा लोकमंच ने फूका नागरिक सहभागिता का शंखनाद, ये तमाम जानकारी इस पर भी हमारे संवाददाता आपको देंगे। और आइए रिपोर्ट एट 10 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। अभिषेक के डायमंड हार्बर मॉडल पर मतदाताओं का दर्द दिखा है। तो डायमंड हार्बर को लेकर के मतदाताओं का दर्द दिखाई दिया है। हालांकि कल जनादेश का समय है, कल फैसले की घड़ी है, लेकिन अभिषेक बनर्जी फाल्ता में यह कहते हुए दिखाई दिए हैं कि 10 जन्म ले लोगे तो भी फाल्ता जीत नहीं पाओगे। बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता की खबर। शनिवार रात को चुनाव आयोग की तरफ से ये निर्देश जारी हुआ कि फलता में फिर से चुनाव होगा। चुनाव आयोग के इस निर्देश को सीधा हमला किया है डायमंड हार्बर के एमपी अभिषेक बनर्जी ने। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर और मगरहाट पश्चिम 29 अप्रैल को हुई चुनावी धांधली के बाद यहां की फिजाओं में तनाव और लोकतंत्र की जद्दोजहद साफ नजर आई। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक फाल्ता विधानसभा के सभी 285 मतदान केंद्रों पर दोबारा रीपोलिंग कराई जाएगी। 21 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 24 मई को की जाएगी। इसी दिन नतीजों की तस्वीर साफ होगी और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। लेकिन इस चुनाव की बुनियाद ही विवादों पर टिकी थी। बीजेपी ने जब इस इलाके की तुलना पाकिस्तान के कुख्यात लयारी से की तो सियासत में भूचाल आ गया। टीएमसी ने इसे बंगाल की अस्मिता का अपमान बताया, लेकिन फलता विधानसभा से आई तस्वीरों ने आरोपों को हकीकत में बदल दिया। यहाँ ईवीएम में बीजेपी उम्मीदवार के बटन पर टीप लगाकर उसे छिपाने की कोशिश की गई। एक तरफ अभिषेक बनर्जी का बहुत चर्चित डायमंड हार्बर मॉडल है, तो दूसरी तरफ फलता के हासिम नगर की वो खौफनाक सच्चाई जो कैमरे के सामने सिसक रही है। यहाँ पे सुरक्षित नहीं रहता है। हम लोगों का महिला लोग हमारा भाभी को धमकाता है, चाचा को धमकाता है, भाभी को जाके बोलता है कि तुमको मार दूंगी, काट दूंगी, घर जला दूंगी, घर से निकल जाओ, ऐसे करके हमको धमकी दे रहा है। हम लोग बस यही बोल रहे हैं कि हमारा धमकी ना मिले, हम लोगों को इंसाफ चाहिए बस। इधर हमारा अभी तो हम लोग सुरक्षित है, देख रहे हैं सीआरपी पे, उन लोगों के वजह से ही हम लोग थोड़ा निश्चिंत रात में सोने जा सकते हैं। लेकिन अभी देखो महिला लोग खाना वाना सब कुछ छोड़ के इधर आए हैं। हम लोगों का एक ही पॉइंट है कि हम महिला है। हमने कुछ लोग मैं खुद भी टीएमसी को ये वोट दिया, लेकिन हम क्या पाया। भाजपा ने इस पुनर्मतदान को अपनी नैतिक और संवैधानिक जीत मान रही है। वहीं टीएमसी अब भी इसे बंगाल को बदनाम करने की केंद्रीय साजिश का नाम दे रही है। लेकिन सवाल किसी पार्टी की जीत या हार का नहीं है, सवाल उन मतदाताओं का है जो संगीनों के साये में अपना वोट डालने निकले हैं। इस संसदीय क्षेत्र के जो रहने वाले हैं उनका कहना है असल में ये विकास का नहीं, ये भय का मॉडल है, ये डर का मॉडल है, ये वोट छीनने का मॉडल है और ये भ्रष्टाचार का मॉडल है।
बंगाल में चुनावी प्रक्रिया अब नतीजे के मुहाने पर है। कल सुबह 8 बजे से 77 केंद्र पर मतगणना शुरू होगी, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी नतीजों की है। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर टेबल पर ऑब्जर्वर्स और उम्मीदवारों के एजेंट्स की मौजूदगी अनिवार्य की है। दोपहर तक शुरुआती रुझान राज्य के सत्ता का रुख साफ कर देंगे। पश्चिम बंगाल में कल सुबह 8 बजे से 77 केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और फिर खुलेगा ईवीएम का पिटारा। पारदर्शिता के लिए इस बार डिजिटल एक्सेस कंट्रोल और क्यूआर कोड वाले आई कार्ड अनिवार्य किए गए हैं। 700 सीएपीएफ कंपनियां पूरे राज्य में मुस्तैद हैं ताकि चुनाव के बाद होने वाली संभावित हिंसा पर लगाम लगाई जा सके। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी साफ किया है कि प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बार का चुनाव केवल आंकड़ों का नहीं बल्कि प्रक्रियाओं पर उठते सवालों का भी रहा। टीएमसी और बीजेपी के बीच इस तीखे द्विध्रुवीय संघर्ष ने कैडर की ताकत और कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी को असली कसौटी बना दिया। आगे वाला दिन ममता बनर्जी का भ्रष्टाचारी सरकार का अंतिम दिन है। मुझे नहीं लगता है कि तृणमूल कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट को कोई टेंशन है। नजर भवानीपुर सीट पर है। ये ममता बनर्जी का अपना गढ़ है, लेकिन 2021 के नंदीग्राम की हार के बाद शुवेंदु अधिकारी ने यहाँ एक बार फिर दीदी के सामने हाई प्रोफाइल चुनौती पेश की है। ये रीमैच तय करेगा कि बंगाल का असली नेता कौन है। बंगाल का जनादेश ईवीएम में कैद है। क्या इस बार कोई नया इतिहास लिखा जाएगा या पुरानी सत्ता अपनी जड़ें और मजबूत करेगी? टीएमसी और बीजेपी के इस सीधी टक्कर में ये देखना दिलचस्प होगा कि जनादेश किसके पक्ष में जाता है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे कल सामने आएंगे, जिसमें 4000 से ज्यादा उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला भी सामने आएगा। दक्षिण भारत की राजनीति के सबसे बड़े केंद्र तमिलनाडु में अब फैसले की घड़ी आ गई है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के भाग्य का फैसला 4 मई की सुबह से शुरू होने जा रहा है। 23 अप्रैल को हुए रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद कल सुबह 8 बजे जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो ये साफ हो जाएगा कि तमिलनाडु की सत्ता पर कौन काबिज होगा। 62 मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र लागू किया गया है, जिसके तहत मतगणना केंद्र के चारों ओर 100 मीटर के रेडियस में केवल अधिकृत लोग ही जा सकेंगे। वहीं मतगणना परिसर के प्रवेश द्वार, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सशस्त्र पुलिस के हाथों में है। इसके अलावा स्ट्रांग रूम और मतगणना कक्ष की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हाथों में है। निर्वाचन आयोग ने इस बार सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए पहली बार क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान पत्र प्रणाली की शुरुआत की है, ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति परिसर में दाखिल न हो सके। मतगणना की इस विशाल प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 1.25 लाख कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। इनमें पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी और सूक्ष्म पर्यवेक्षक शामिल हैं। चुनाव आयोग ने हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र मतगणना पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जो नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। स्ट्रांग रूम के भीतर मोबाइल फोन या किसी भी संचार उपकरण के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। इस बार मुकाबला 3 ध्रुवों में बटा है। एक तरफ मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाला डीएमके गठबंधन है, तो वहीं दूसरी तरफ पलानी स्वामी की अगुवाई में एआईएडीएमके एनडीए गठबंधन है, जो सत्ता विरोधी लहर पर सवार होकर वापसी की उम्मीद लगाए है। लेकिन इस बार अभिनेता विजय की नई पार्टी टीवीके थल्लापति विजय की एंट्री ने इस चुनाव को पूरी तरह त्रिकोणीय बना दिया है। बहरहाल परंपरा बनाम परिवर्तन की इस लड़ाई में तमिलनाडु की सत्ता का नया थलाइवा कौन होगा, ये कल साफ हो जाएगा। जहां कांग्रेस और डीएमके एक बार फिर सत्ता में वापसी की राह तलाश रही हैं, वहीं बीजेपी एआईएडीएमके भी जीत का दावा कर रही है। और इसी बीच टीवीके ने आकर पूरी तरीके से सियासी समीकरण को बदल दिया। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि तमिलनाडु का ताज आखिर किसके सिर पर बनता है। असम की सियासत का रण तैयार है। कौन पहनेगा असम की सियासत का ताज? 4 मई की सुबह असम की नई सियासी इबारत लिखेगी। सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सभी मतगणना केंद्रों की भीतरी सुरक्षा की कमान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हाथों में है, तो बाहरी घेरे को राज्य सशस्त्र पुलिस ने संभाल रखा है। इस बीच डीजीपी ने साफ कर दिया है कि स्ट्रांग रूम्स की सुरक्षा में कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य के 35 मतगणना जिलों में कुल 40 केंद्र बनाए गए हैं। कोकराझार, तिनसुकिया और जोरहाट में जहां 2-2 केंद्र हैं,
वहीं नगांव में 3 केंद्रों पर वोटों की गिनती होगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में एक ऑब्जर्वर और हर टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर की पैनी नजर रहेगी। मतगणना की निष्पक्षता को लेकर उठने वाले हर सवाल पर असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने विराम लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है और उनमें दर्ज एक वोट की गिनती पूरी पारदर्शिता से होगी। आयोग ने ये भी साफ किया है कि यदि जीत का अंतर बेहद कम यानी 5 से 6 वोट का रहता है तो नियमानुसार पुनर्गणना का विकल्प भी खुला है। यह चुनाव कई मायनों में खास रहा क्योंकि 2023 के परिसीमन के बाद पहली बार 2026 के असम विधानसभा चुनाव एक ही चरण में संपन्न हुए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर है या मौजूदा सरकार पर भरोसे की मुहर। कौन बनेगा असम का अगला मुख्यमंत्री, कल इस बात का निश्चय होगा क्योंकि कल असम के मतदान की मतगणना होगी। तो असम सहित 4 प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश का निर्णायक फैसला कल जनादेश के रूप में हम सभी के सामने होगा। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सम्राट चौधरी के सम्राट राज के बारे में। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। अगर आप नहीं रहे तो ना ये सैलरी रहेगी और ना ही आपके फैमिली का भविष्य। इसलिए आज ही पॉलिसी बाजार ऐप से लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं अंकल, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो। ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं रिपोर्टर चैनल। आज सुबह दिल्ली से बेहद दुखद खबर सामने आई। विवेक विहार इलाके में 4 मंजिला इमारत में एसी ब्लास्ट के बाद लगी आग से 9 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। दिल्ली में हुई इस घटना ने नई बहस छेड़ दी है कि एसी में होने वाले ब्लास्ट से कैसे बचा जाए। देखिए ये रिपोर्ट। आज 3 मई इतवार का दिन है और आज की सुबह राजधानी दिल्ली वालों के लिए एक दुखद खबर लेकर आई है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में जहां पर मेरी मौजूदगी है, इसी 4 मंजिला इमारत में आज सुबह लगभग 4 बजे एसी फटने से आग लगती है। तस्वीरें दिल्ली के विवेक विहार इलाके की हैं, जहां सुबह का सन्नाटा चीख पुकार में बदल गया। तड़के करीब 3:30 बजे एक इमारत में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और नींद में सो रहे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। सबसे दर्दनाक कहानी दूसरी मंजिल पर रह रहे एक ही परिवार की है, जहां माता पिता, बेटा बहू और 1.5 साल का मासूम सभी जिंदा जल गए। घर के अंदर सब कुछ राख हो गया और शव इस कदर झुलस गए कि पहचान तक मुश्किल हो गई। आग की चपेट में आने से तीसरी मंजिल पर रह रहे एक ही परिवार में माता पिता और उनके 25 साल के बेटे की मौत हो गई। इस हादसे में अब तक कुल 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि कुछ अन्य लोग झुलस गए हैं,
जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 15 लोगों को रेस्क्यू किया है। 15 व्यक्तियों को यहाँ से रेस्क्यू करा। जैसे जैसे हम फ्लोर वाइज ऊपर बढ़ते गए तो हमने जो है टोटल 9 इसमें 4 बॉडीज रिकवर करी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पीएम ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी घटना पर गहरा दुख जताया है। सीएम रेखा गुप्ता ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। कहीं ना कहीं लोगों को अब ये सोचने पर यह घटना मजबूर कर रही है कि आखिरकार जब गर्मियों के दिन हैं और एसी और शॉर्ट सर्किट की वजह से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो आखिरकार हम कितने सुरक्षित हैं। बिहार में मौसम चाहे जो भी हो, राजनीतिक पारा हमेशा हाई रहता है। नई सरकार के गठन के बाद अब सबकी नजरें मंत्रिमंडल विस्तार पर है। एक तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली में नई टीम को लेकर मंथन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपनी सद्भाव यात्रा के जरिए राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। सत्ता और संगठन के इस नए समीकरण ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के साथ साथ बिहार से आने वाले केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान बिहार से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। हालांकि सम्राट चौधरी ने इस मुलाकात को महज शिष्टाचार भेंट बताया। दरअसल उन्होंने 6 मई को मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें कई अहम फैसले होने की उम्मीद है। परामर्श ले रहे हैं इसमें ये मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए। अच्छी बात है, बिहार के लिए अच्छा ही होगा। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद अब उनके बेटे निशांत कुमार संगठन को विस्तार देने में जुटे हुए हैं। निशांत कुमार रविवार को अपनी सद्भाव यात्रा के लिए पटना से चंपारण के लिए रवाना हुए। यात्रा को लेकर निशांत ने कहा कि ये उनकी पहली राजनीतिक यात्रा है। चूंकि गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह शुरू किया था, लिहाजा वे भी उसी भूमि से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। पिता ने राजनीतिक त्याग किया, अब पुत्र ने भी राजनीतिक त्याग करके चंपारण से सद्भाव का संदेश कि मोहब्बत ही हमारी पूंजी है। नई सरकार के गठन के बाद ही राजधानी पटना में लगातार राजनीतिक हलचल देखी जा रही है। एक तरफ नई सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर समीकरण और तालमेल का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए के घटक दल जदयू निशांत की राजनीतिक पारी को नई धार देने में जुटी हुई है। देखा जाए तो बिहार की राजनीति अब इन दो चेहरों के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सरकार चलाने की जिम्मेदारी है, तो वहीं दूसरी तरफ निशांत कुमार पर अपनी पार्टी को मजबूत करने का जिम्मा। 6 मई की कैबिनेट मीटिंग और निशांत की यात्रा आने वाले दिनों में क्या रंग लाती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में रोजगार सृजन की सीएम योगी ने एक अलग तस्वीर पेश की। पिछले 9 वर्षों के कामकाज का हवाला देते हुए नई भर्तियों की रूपरेखा के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की पारदर्शिता और पिछली व्यवस्था पर सवालों के जरिए सियासी संदेश देने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सरकारी भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक नया रिकॉर्ड साझा किया है। 1 साल के अंदर राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में 1.5 लाख से अधिक पदों पर भर्ती का ऐलान करते हुए योगी ने कहा कि उनकी सरकार 9 साल के कार्यकाल में 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दे चुकी है। गवर्नमेंट की जो स्पष्ट नीति होनी चाहिए, साफ नियत होनी चाहिए, परिणाम भी आते हैं। उसी दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम है कि हमने अब तक 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है यूपी के अंदर। उत्तर प्रदेश प्रशासन देश में सबसे पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का दावा करता है। नव चयनित 609 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि साफ नियत और स्पष्ट नीति की वजह से ही इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां संभव हो पाई हैं। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि नियुक्तियों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। चयन की प्रक्रिया में इतने भेदभाव होते थे कि माननीय न्यायालय को उन्हें रोकना पड़ता था, पैसे का लेन देन होता था, भर्ती नहीं हो पाती थी। हम लोगों ने देखा है, अगले 3 महीने के अंदर हमने सभी औपचारिकताएं पूर्ण की। माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें परमिशन दी।
इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि 2017 से पहले भर्तियों में भ्रष्टाचार और भेदभाव आम था, जिसे उनकी सरकार ने खत्म किया है। यूपी में एक साल में 1.5 लाख से अधिक नौकरियों का लक्ष्य न सिर्फ रोजगार बढ़ाने की कोशिश है, बल्कि इससे युवाओं को साधने और चुनाव में बड़ा संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर विनाशकारी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर तेहरान किसी भी तरह की बदसलूकी करता है तो अमेरिका एक बार फिर सैन्य हमले शुरू कर देगा। ईरान के नए प्रस्ताव पर ट्रंप का सख्त रुख कायम है, जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि वॉशिंगटन बातचीत के बजाय दबाव की रणनीति पर ज्यादा जोर दे रहा है। फरवरी 2026 में शुरू हुए ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध ने पूरे पश्चिम एशिया को हिला कर रख दिया है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रभावी रूप से बंद कर दिया, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई। काफी कोशिशों के बाद ईरान ने अमेरिका को 14 पॉइंट प्रस्ताव भेजा है, जिसके जवाब में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस प्रस्ताव पर अमेरिका का सहमत होना मुश्किल है। इसके साथ ही ट्रंप ने धमकी भी दी कि ईरान ने अभी तक अपने अपराधों के लिए पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान में फिर से हमले करने की संभावनाओं को खारिज नहीं किया है। ईरानी स्टेट मीडिया तस्रीम के मुताबिक ये 14 पॉइंट का प्लान अमेरिका के प्रस्ताव का जवाब है। इसमें शामिल मुख्य मांगों में 30 दिन में युद्ध समाप्ति, भविष्य में आक्रमण न होने की गारंटी, अमेरिकी बलों की वापसी, नौसैनिक नाकाबंदी हटाना, फ्रोजन एसेट्स रिलीज, प्रतिबंध हटाना, लेबनान में लड़ाई बंद करना और होर्मुज के लिए नई व्यवस्था शामिल है। ट्रंप ने ईरान के पिछले प्रस्ताव को इस सप्ताह ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि वो इससे संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि बातचीत जारी है और युद्ध विराम फिलहाल कायम दिख रहा है। ईरान का नया प्रस्ताव इस बात का संकेत है कि संघर्ष को सुलझाने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हो रहे हैं, लेकिन बदलते हालात में समझौते की मजबूरी भी साफ झलकती है। आने वाले दिनों में ट्रंप की प्रतिक्रिया काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन ईरान के रुख से पता चलता है कि दबाव के बावजूद संवाद ही आगे का रास्ता तय करेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने 1500 से ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियों को एक झटके में समाप्त कर दिया है। यह निर्णय नेपाल के इतिहास में सबसे बड़े संस्थागत बदलावों में से एक माना जा रहा है, जो विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों पर व्यापक प्रभाव डालेगा। नेपाल सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद 8 अध्यादेशों को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के पास भेजा था। इनमें से एक अहम अध्यादेश सार्वजनिक निकायों में की गई राजनीतिक नियुक्तियों को समाप्त करने से जुड़ा था। राष्ट्रपति पौडेल ने इस अध्यादेश को स्वीकृति दे दी। राजपत्र में प्रकाशित होते ही ये अध्यादेश लागू हो गया और करीब 150 सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों में नियुक्त 1594 पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से पदमुक्त हो गए। इनमें पूर्व सरकारों के दौरान की गई नियुक्तियां भी शामिल हैं, चाहे वे केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा, पुष्प कमल दहल या सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से जुड़ी नियुक्तियां ही क्यों न रही हों, सभी को एक साथ निरस्त कर दिया गया है। बालेन सरकार ने इस फैसले के लिए करीब 110 अलग अलग कानूनों में संशोधन का रास्ता अपनाया है। अध्यादेश के अनुसार पहले से नियुक्त सभी पदाधिकारी, चाहे उनकी कार्यावधि या सेवा शर्त कुछ भी रही हो, स्वतः पदमुक्त माने जाएंगे। इस कदम का असर शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, एविएशन, कला संस्कृति, मीडिया और विभिन्न ट्रस्ट व नियामक संस्थाओं तक व्यापक रूप से पड़ा है। सबसे ज्यादा असर विश्वविद्यालयों और स्वास्थ्य क्षेत्र पर देखने को मिला है। इस अध्यादेश को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद सत्य निरूपण आयोग और बेपता व्यक्तियों की जांच आयोग, जो माओवादी संघर्ष के बाद शांति प्रक्रिया का अहम हिस्सा थे, उनके पदाधिकारी भी पदमुक्त कर दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले को जहां प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। अब यह देखना होगा कि नेपाल पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी। नोएडा आई केयर का मतलब केवल शहर में रहना ही नहीं, बल्कि उसकी परवाह भी करना है। रविवार को नोएडा के सेक्टर 125 स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी सभागार में नोएडा की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था नोएडा लोक मंच ने नोएडा आई केयर अभियान का आगाज किया। जी हां, नोएडा एक स्मार्ट शहर जहां विकास की रफ्तार तेज है, उस शहर के प्रति नागरिकों की सहभागिता और सामूहिक जिम्मेदारी को मजबूत करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई।
ये पहल केवल प्रशासन के भरोसे नहीं बल्कि निवासियों की भागीदारी से शहर को स्वच्छ, हरित और सुरक्षित बनाने का एक सामूहिक संकल्प है। संकल्प है, एक अभियान है, ये लोगों को जागृत करने का और हर नागरिक को जागृत करने का एक ये प्रयास है। भारत आई केयर, ये हमारा एक व्यापक कॉन्सेप्ट, उस व्यापक कॉन्सेप्ट को हम लोकलाइज करने के लिए एक स्थानीय तौर पर इसको हम नोएडा पहले लाए। रविवार यानी 3 मई 2026 को लॉन्च हुए इस अभियान का उद्देश्य शहर की समस्याओं जैसे ट्रैफिक, सफाई और शिक्षा में नागरिक सहयोग को बढ़ाना है। आई केयर के जरिए हर नागरिक को भागीदार बनाने की तैयारी है। अगले 4 सालों में इस अभियान के साथ 1 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर मशहूर रागिनी गायक ब्रह्मपाल नागर ने अपने ही अंदाज में प्रस्तुति दी। कई नाटकों के माध्यम से भी एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया गया। कवियों ने भी अपने अंदाज में यहाँ बहुत कुछ बयां किया। लोगों ने यहाँ नोएडा आई केयर संकल्प भी लिया। नोएडा को स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर बनाने, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने, सार्वजनिक संपत्ति का सदुपयोग सुनिश्चित करने और नोएडा की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के योगदान देने का संकल्प लिया। स्वच्छ नोएडा, सुरक्षित नोएडा और विकसित नोएडा के सपने को साकार करने में नोएडा लोकमंच का यह कदम काबिले तारीफ है। और इसी के साथ रिपोर्टर टर्न में आज के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।